से अच्छे संबंध बना लिए थे। उसी का नतीजा ये रहा कि अतीक को पुलिस ने कुछ पलों में ही छोड़ दिया। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनने के बाद अब अतीक बड़ा नेता बनना चाहता था। साल 1989 में उसने शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनावी मैदान में सामने था चांद बाबा। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अतीक और चांद बाबा के बीच कई बार गैंग वॉर हुई। अतीक अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या की गई। अब पूरे पूर्वांचल में उसकी दहशत थी। जो इनसे अलग हो करके अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की, जैसे एक चांद बाबा उभरता हुआ नाम निकला और चुनौती दे रहा था, उसको वो भी खत्म हो गया। इस मामले में भी लोग इन्वॉल्व, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन खुद ही बहुत बड़ा अपराधी था वो, लेकिन ये खत्म हो गया। तो और जो धंधे इस तरह के थे, इन धंधों में तमाम लोगों की आवश्यकता होती है, तो जो उनके पास कोई काम धाम नहीं था, इनके साथ मिल गए और अपना इनका बंदूक ढो रहे हैं और उस जुलूस में शामिल होते चले गए। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार होता ही नहीं था। पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया करते थे। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। अतीक अहमद को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था। उसके काफिले में कई विदेशी लग्जरी गाड़ियां शामिल होती थी। अतीक के मोहल्ले के पुराने लोग बताते हैं कि अतीक अहमद को महंगे और आधुनिक तकनीक से लैस हथियारों का भी शौक था। यही वजह थी कि धीरे धीरे विधायक अतीक अहमद प्रयागराज के सांसद से भी बड़ा बन गया। अतीक अब माफिया से नेता बन चुका था। अपराध की काली कमाई सफेद पोश चोले से वो ढकता रहा, लेकिन वक्त के साथ अतीक का आतंक और बढ़ता चला गया। साल 2002 में अतीक पर नक्सल की हत्या का आरोप लगा। साल 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक वापस सपा में शामिल हो गया। साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या हुई। इस हत्या में भी अतीक का नाम आया। मुकदमा दर्ज हुआ। लगातार हमलों में नाम आने के बाद अतीक अब डॉन के नाम से जाना जाने लगा। इसने तमाम संपत्ति अर्जित की थी। इसने जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां रेलवे में एक मंत्री थे, इसके अच्छे संबंध थे और इसने रेलवे के स्क्रैप जाफर शरीफ साहब से इसके संबंध थे और इसने काफी धन कमाया। और उसके बाद इसने जब इसके माफिक सरकार रही तो सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, अंधाधुंध कब्जे किए, गुर्गों ने कब्जे किए और उसी पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया है। लेकिन अतीक जिस अपराध के दम पर सियासत में झंडे गाड़ रहा था, वही अपराध एक दिन उसके किले को ध्वस्त करने की कहानी बन गया। साल 2005 का वक्त था जब प्रयागराज में दिन दहाड़े विधायक राजूपाल को गोलियों से भून दिया गया। राजूपाल हत्याकांड माफिया अतीक के अंत का कारण बन गया। दरअसल माफिया अतीक पर राजूपाल हत्याकांड में ही उसके भाई अशरफ और अन्य सभी करीबियों पर मुकदमे दर्ज हुए और खुद माफिया अतीक अहमद जेल की कोठरी में बंद है। 2005 तक अतीक अहमद पर दर्जन भर से ज्यादा लूट, अपहरण और हत्या के मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें 6 से ज्यादा मामले गैंगस्टर एक्ट के थे। राजूपाल हत्याकांड के बाद अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। अब डॉन अतीक के पतन की कहानी पर चलते हैं। 2007 में उत्तर प्रदेश की सियासत बदली। मायावती सूबे की नई मुख्यमंत्री बनी। सत्ता जाते ही समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक को उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में रखा गया। उस पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। अतीक अब तक फरार था। उसको पकड़ने के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है।
वो दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट में मौजूद था। यूपी पुलिस अतीक को अपने साथ ले गई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। साल 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए। अतीक ने जेल के अंदर से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। हाई कोर्ट के 10 जजों ने इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। एक जज सुनवाई के लिए राजी हुए। अतीक को जमानत मिल गई। यह अतीक की दहशत का सबूत था कि जज भी उसकी सुनवाई से खुद को अलग कर रहे थे। लेकिन वक्त का पासा अब बदला है। अब डर नहीं, माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात होती है। और मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की चिरस्थायी की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का कार्य उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। यूपी की जेल में रहते हुए भी अतीक वारदातों को अंजाम दे रहा था। लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे थे। बाहर उसके बेटों के साथ पूरा गैंग एक्टिव था। यही वजह रही कि 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि अतीक को यूपी से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कराया और तब से अतीक गुजरात की जेल में कैद है। लेकिन उसका आतंक एक बार फिर जिंदा हो उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी पैदा होते हैं तो एक न एक दिन उनका खात्मा भी जरूर होता है। 2017 से पहले जिस यूपी में अतीक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर घुमा करता था, वो आज जेल में है। यानी सत्ता बदलने के साथ ही माफिया अतीक के बुरे दिन भी शुरू हो गए। काली कमाई से बना साम्राज्य ध्वस्त किया जाने लगा और देखते ही देखते अतीक के आतंक का अंत होने लगा। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए। अतीक के माफिया राज को चकनाचूर करता बुलडोजर इस बात का गवाह है कि अब माफिया राज का खात्मा करीब है। जिस माफिया से कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था, उसके साम्राज्य को बुलडोजर ढहा रहा है। ये तस्वीरें बीते कुछ सालों में कई बार आपने देखी होंगी, जब माफिया के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। लेकिन माफिया का आपराधिक इतिहास इतना बड़ा है कि उसके साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह करने में वक्त लगेगा। अतीक के खिलाफ अब तक 250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें मायावती सरकार में एक ही दिन में दर्ज किए गए 100 से ज्यादा मुकदमे भी शामिल है। मौजूदा समय में भी अतीक के खिलाफ 53 मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें 42 मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि 11 मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। अतीक के खिलाफ 17 धारा 302 के 12 गैंगस्टर एक्ट और 8 आर्म्स एक्ट और साथ ही 4 गुंडा एक्ट के मामले दर्ज है। और योगी सरकार अब अतीक के खिलाफ एक्टिव मामलों में मजबूती से पैरवी कर रही है। करोड़ों रुपए की संपत्ति ध्वस्त की गई है या अर्जित की गई है या उसे सीज किया गया है, यानी कि कब्जे में लिया गया है, जो कि तमाम सारे आपराधिक कार्य के बाद अर्जित की गई थी। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप की कम से कम ये बात की सभी लोग तारीफ करते हैं। अतीक ही नहीं, उसकी फैमिली पर भी कानून का शिकंजा कसा है। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ 53, अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4, बेटे अली के खिलाफ 5, उमर के खिलाफ 2 और असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। अब अतीक ही नहीं, उसके गैंग के खिलाफ भी तेजी के साथ कार्रवाइयां होना शुरू हो गईं। इसी कड़ी में उसके गैंग IS 224 के तमाम गुर्गों की गिरफ्तारियां हुई। उसके करीबियों पर कुर्कियां होने लगी। ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक अहमद गैंग के 144 सदस्यों और गुर्गों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है। कुल 44 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अतीक अहमद से जुड़े 14 लोगों की गिरफ्तारी। वहीं अतीक गैंग के 68 शस्त्र लाइसेंस निरस्त या फिर निलंबित किए गए। अतीक अहमद के 14 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 19 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बाहुबली अतीक अहमद व उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में अब तक 2 अरब 7 करोड़ 94 लाख 6,350 रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जबकि अन्य नियमों के तहत ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण और अवैध कब्जे से मुक्त संपत्ति की अनुमानित कीमत 7 अरब 51 करोड़ 52 लाख 96,000 रुपए है। यानी कि कुल 9 अरब के करीब इस माफिया को आर्थिक चोट पहुंचाई गई और प्रशासन की ये कार्रवाई लगातार जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। थोड़ी देर में कोटा पहुंचने वाला है काफिला। अब सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है कोटा से। अब तक 4 बार ये काफिला रोका जा चुका है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अब सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है इस काफिले के कोटा पहुंचने में। एक संभावना ये भी है कि थोड़ी देर के लिए कोटा में भी ये काफिला रुके, जैसा कि हमारे सहयोगी विष्णु कह रहे थे कि अब तक तकरीबन 9 घंटे का समय हो चुका है, 50 किलोमीटर की दूरी बची है। अगर 30 मिनट के आसपास का समय और लगता है तो 9.5 घंटे हो जाएगा। ऐसे में संभावना है कि कोटा में थोड़ी देर के लिए काफिला रुके, हो सकता है वहां रेस्ट करें, हो सकता है वहां खाने पीने का कुछ सामान लें, हो सकता है ऐसा ना भी हो, काफिला अनवरत चलता रहे। लेकिन हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे हैं कि कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि कोटा एक ऐसा पड़ाव होगा जिसके बाद काफिला आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा और राजस्थान का आखिरी जिला होगा। इसके बाद जब यहां से काफिला आगे बढ़ेगा तो फिर एमपी की सीमा शुरू हो जाएगी। शिवपुरी में प्रवेश करेगा यह काफिला और वहां से आगे बढ़ता हुआ झांसी की तरफ चला जाएगा। अभी की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर यही है कि अब कोटा से कुछ ही दूरी पर यह काफिला रह गया है, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है। भीलवाड़ा से आगे बढ़ते हुए अब यह काफिला कोटा पहुंचने वाला है। कुछ ही देर के बाद कोटा पहुंच जाएगा। एक संभावना यह है कि वहां पर भी थोड़ी देर के लिए यह काफिला रुके। विष्णु, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, जाएंगे विष्णु के पास। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है इस काफिले के कोटा पहुंचने में। अतीक को लेकर जो सवाल किया गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, तब उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा ही बर्ताव होगा। आप भी सुनिए। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। यहां किसी गुंडे, माफिया, मवाली की अब चलने नहीं पाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो। हम क्राइम करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हां, जब तक आप क्राइम, मैं समझता हूं आपका अगला सवाल क्या होगा, जब तक आप क्राइम नहीं करोगे तब तक हमें क्या है, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अपराधी के साथ बर्ताव अपराधी जैसा ही हमारे प्रदेश में होगा। और गाड़ी पलटने की बात पर मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि ड्राइवर का संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसे में गाड़ी पलट भी सकती है। अपराधियों और माफियाओं को कैसे नियंत्रित करना है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आता है। अपराध को बढ़ाना, अपराधियों को बढ़ावा देना, ये काम समाजवादी पार्टी के नेता करते रहे सदैव। तो किस तरीके से उनको नियंत्रित किया जाए, ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जहां तक गाड़ी पलटने की बात है, मैंने केवल इतना कहा है कि अगर कोई अपराधी, माफिया गिरफ्त में आ जाता पुलिस की, तो गाड़ी में शांति से बैठा रहे ताकि वो सुरक्षित तरीके से जेल पहुंच जाए। वो वहां पर है तो वह मचाएगा, गाड़ी से कूदने फादने की सोचेगा तो उसके बाद डिसबैलेंस हो सकता है ड्राइवर, तो गाड़ी पलट सकती है। और माफिया अतीक पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अतीक के गुनाहों का हिसाब होगा, अतीक पर कार्रवाई नजीर बनेगी। निश्चित रूप से सरकार का संकल्प है। हमें जो लोगों ने जनादेश दिया है प्रदेश की महान जनता ने, उसमें हमारा संकल्प है कि हम अपराध से और अपराधियों से मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, और सरकार उसी रास्ते आगे बढ़ रही है। अतीक को गुनाहों की सजा मिलेगी, सबको मिलेगी जी। जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, गरीबों के अधिकार जिन्होंने छीने हैं, गरीबों अधिकारों पर जिन्होंने डाका डाला, सबके खिलाफ कार्रवाई। और अतीक से जुड़े सवालों पर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अब यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि यूपी में योगी जी की सरकार है। ऐसे में माफियाओं में भय होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे माफियाओं की मनोवृत्ति को मैं अच्छे समझता हूँ। ऐसे माफिया के लिए किसी भी समस्या, किसी भी चुनौती का इलाज होता है मर्डर। इसको मार दो, इसको टपका दो, इनकी भाषा में। तो अतीक अहमद या इस तरह के माफिया, इनके मन में ये भय होना कि उनको लाया जा रहा है तो वो मर जाएंगे, मारे जाएंगे, ये स्वाभाविक, क्योंकि ये इनकी मनोवृत्ति है। लेकिन यूपी पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है।
तो डॉन अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी पलटने का डर सताने लगा तो योगी सरकार की मंत्रियों ने अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों की आग में, गुंडों की गिरफ्त में, माफियाओं की गिरफ्त में, भ्रष्टाचार की गिरफ्त में था। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ माफिया अतीक अहमद डरा हुआ है तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि डर स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर प्रदेश की हवा बदल चुकी है, यहां पर कानून का राज है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि थोड़ी देर में कोटा पहुंच जाएगा काफिला। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है। राजस्थान का एक और जिला भीलवाड़ा पीछे छूटने वाला है और अगले जिले में मतलब यह है कि कोटा में काफिला प्रवेश करने वाला है। कोटा आखिरी जिला होगा, यहां से काफिला आगे बढ़ेगा तो प्रवेश करेगा एमपी की सीमा में और शिवपुरी से होते हुए फिर ये झांसी की तरफ बढ़ चलेगा। एक संभावना यह है कि कोटा में थोड़ी देर के लिए ये काफिला रुके। तो जराइम की दुनिया से सियासत में कदम रखने वाले तमाम माफियाओं के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन सियासत में पैर जमाने के बाद भी जो जराइम का रास्ता ना छोड़े उसे अतीक अहमद कहते हैं। आज बात हो रही है अतीक अहमद के काले कारनामों की, जिस माफिया के नाम से इन दिनों प्रयागराज में दहशत मची है, जिसके गुर्गों ने खुलेआम खून की होली खेली। कभी उस अतीक के पिता तांगा चलाया करते थे, लेकिन जेल जाने से पहले तक माफिया का स्वैग ऐसा था जैसे कोई राजा महाराजा। ये माफिया का स्वैग है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, काफिले में लाखों लाख की गाड़ियां, जिधर से भी गुजरती थी धूल उड़ाते हुए गुजरती थी। कभी इसी स्वैग, इसी अंदाज में माफिया यूपी की सड़कों पर खुलेआम घूमा करता था। अतीक का आतंक कैसा था कि वो जिधर से भी गुजरता था लोग रास्ते बदल लेते थे। सुआर्ट यूनिवर्सिटी की इन पुरानी तस्वीरों से माफिया अतीक के आतंक को समझिए। वैसे तो सब कुछ माफिया के दरबार में हाजिर हुआ करता था, लेकिन अगर अतीक को खुद कहीं जाना पड़ गया तो शूटर्स का ऐसा ही लाव लश्कर, ऐसे ही हथियारबंद उसके काफिले में चला करते थे। ये तो पुरानी बात हुई, अब माफिया अतीक के आतंक को समझिए। इसका सबसे ताजा उदाहरण है प्रयागराज शूटआउट। अतीक के इशारे पर काम करने वाले गुर्गे कितने खूंखार हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। भरे बाजार, दिन दहाड़े प्रयागराज में उसके शूटर्स ने दहशत का वो खेल खेला कि पूरा प्रदेश सहम गया। माफिया अतीक अपने खिलाफ खड़े होने वालों के साथ क्या किया करता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में जिस शख्स को निशाना बनाया जा रहा है वो गवाह उमेश पाल है। उमेश पाल का गुनाह बस इतना था कि उन्होंने आतंक का दूसरा नाम अतीक के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत जुटाई। बदले में माफिया ने उनके नाम की सुपारी निकाल दी। अतीक से उमेश पाल इसलिए जुड़ा है कि उमेश पाल राजू पाल केस की पैरवी का कर रहे थे और अतीक ने सपा सरकार में उसका अपहरण कर लिया था। उस समय डर के मारे मुकदमा नहीं लिखा पाया था, बाद में मुकदमा लिखवाया और उसमें चार्जशीट लगी, उसी का ट्रायल हो रहा था। इसने उमेश पाल को धमकाया अपने गुर्गों के माध्यम से, लेकिन वो नहीं टूटे और उसी का रंजिश कारण इसका बेटा इसमें शामिल, इसके गुर्गे शामिल और इसमें उमेश पाल की जघन्य हत्या की गई है। अतीक के आतंक का सबूत अब पूरे देश ने देख लिया है। 7 शूटर, 44 सेकंड का खेल और अतीक ने फिर दिखा दिया उसके खिलाफ खड़े होने वालों का अंजाम क्या होता है। ये गवाही देने जा रहे थे तो अतीक ने इनका भी अपहरण करा लिया समाजवादी पार्टी की सरकार में
और डर के वो मुकर भी गए। लेकिन जब 2007 में सरकार बदली तो उमेश पाल ने अतीक अहमद इसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा लिखाया और उसी मुकदमे में जो है उमेश पाल राजू पाल की भी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और जो अपना मुकदमा लिखाया उसका जो है हाईकोर्ट के आदेश पर इसका जल्दी निस्तारण होना था और उसमें ये जघन्य हत्या जो हुई है अतीक ने करवाया अपने परिवार के साथ, अपने गुर्गों के साथ। दरअसल जिस शूट आउट का ट्रेलर पूरे प्रदेश ने देखा उस कहानी की शुरुआत 18 साल पहले हुई थी। अतीक और उसके गुर्गों ने कभी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी थी। उसी हत्याकांड के गवाह थे उमेश पाल। लेकिन माफिया को चुनौती देना यानी जान से खिलवाड़ करना, ये तस्वीरें यही कह रही हैं। उमेश हत्याकांड के बाद पुलिस की 10 टीमें शूटर की तलाश में लगाई गई हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी हत्यारे का सुराग नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि अतीक के आतंक मचाने का प्लान इतना फुल प्रूफ था। अतीक का इतिहास रहा है कि उसने अपने खिलाफ खड़े होने वालों को कभी बख्शा नहीं, फिर चाहे राजू पाल हो, चांद बाबा हो या फिर उमेश पाल हो। प्रयागराज की सबसे बड़ी वारदात इस बात की गवाही देती है कि दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गनर की हत्या कर दी गई। करीब 100 से अधिक अपराधों में शामिल रहे अतीक का अतीत इतना खूंखार है कि उसके खिलाफ या तो लोग गवाही देने से मुकर गए या गवाहों की उमेश पाल की तरह हत्या कर दी गई। आगे हम उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी पिछली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही बात करेंगे राजू पाल हत्याकांड की। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अतीक को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रक्सा टोल प्लाजा पर फोर्स मौजूद है। इस वक्त हलचल देखी गई है। शिवपुरी से यूपी में एंट्री करेगा ये काफिला। दरअसल मध्य प्रदेश में एंट्री होगी यहां से और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लाया जा रहा है। अतीक को लेकर यूपी में अलर्ट देखने को मिल रहा है। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। शिवपुरी से चूंकि एंट्री होनी है मध्य प्रदेश में और उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी। साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लेकर आ रही है। रक्सा टोल प्लाजा पर फोर्स मौजूद है और हलचल जो यहां पर नजर आई है, हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज़ 18 पर जारी है। राजस्थान में अभी अतीक का काफिला चल रहा है। भीलवाड़ा जल्द ही पीछे छूटने वाला है और उसके बाद ये काफिला पहुंचेगा कोटा, जहां के उसके बाद एंट्री होगी मध्य प्रदेश की सीमा में शिवपुरी से। और ये उस टोल की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हलचल बड़ी है, जहां पर पुलिस के जवान देखे गए हैं और पुलिस फोर्स पहले के मुकाबले यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो सुरक्षा कड़ी है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और इस बीच बड़ी खबर जो आई वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ला रही है अतीक अहमद को, वही माफिया, वही गैंगस्टर जिसके नाम से थर-थर कांपते थे लोग, जिसके नाम का इतना खौफ था। आज वो अपने इलाके में आने से डर रहा है, जिसके लिए वो मना भी कर चुका है कई बार। मैं उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता, लेकिन अब उत्तर प्रदेश चूंकि लाया जा रहा है, कड़ी सुरक्षा के बीच कोई भी चूक ना होने पाए, इसका पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है। तो जिस राजू पाल हत्याकांड में गवाही के बदले उमेश की हत्या की बात कही जा रही है, वो
18 साल पुरानी कहानी है। आखिर क्या है ये कहानी? आइए इतिहास के पन्ने पलटकर खूनी अदावत की पुरानी कहानी को समझते हैं, जिसमें छिपी है उमेश पाल की हत्या की वजह। उमेश पाल की हत्या की वजह वो केस बन गया जिसे आज से 18 साल पहले अंजाम दिया गया था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार उमेश पाल की हत्या की कोशिश की गई, कई बार अपहरण की कोशिश हुई, लेकिन सवाल उठता है कि राजू पाल हत्याकांड के गवाह का अतीक कनेक्शन क्या है। जनवरी 2005 प्रयागराज। तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल के गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को राजू उसके परिजन से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। वहां से लौटते समय कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। गाड़ी राजू पाल खुद ही चला रहे थे। जैसे ही राजू पाल की गाड़ी नेहरू पार्क पहुंची, उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये वही सड़क थी जहां पर अब गवाह उमेश पाल को मारा गया है। अमितदीप मोटर्स के पास घटना स्थल पर गोलियों से छलनी कोयलीज और स्कॉर्पियो गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में लहूलुहान राजू पाल को टेम्पो पर लादकर जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस शूटआउट में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। राजू पाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरा प्रदेश हिल गया था। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक अहमद को बनाया गया। माफिया अतीक और उसका भाई ही राजू पाल हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार बताए गए। लेकिन सवाल उठता है कि अतीक और राजू पाल के बीच जानी दुश्मनी कैसे हुई? क्यों माफिया ने राजू पाल की जान ली? इसका भी जवाब जान लेते हैं। दरअसल अतीक उन दिनों सांसदी का चुनाव लड़ रहा था। अतीक के इस्तीफे से प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई थी। अतीक अपनी सीट से भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता था। उपचुनाव में अतीक के भाई और राजू आमने सामने थे। राजू पाल ने अशरफ अहमद को उपचुनाव में हरा दिया। ये हार माफिया को बर्दाश्त न हुई और यहीं से झगड़े की नींव पड़ी। फिर 25 जनवरी 2005 को हार का बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या कर दी गई। हत्या के 10 दिन पहले राजू पाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। हत्या के बाद राजू पाल की नवविवाहिता पूजा पाल ने एफआईआर धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनके करीबियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस केस में मुख्य गवाह थे उमेश पाल। ऐसा माना जा रहा है कि यही घटना और ये वारदात उमेश पाल की हत्या की वजह बनी। माफिया अतीक आज भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग और गुर्गे आज भी प्रयागराज में एक्टिव है। कहा जा रहा है कि अतीक के इशारे पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हर अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नवीन झा जो काफिला के साथ मौजूद है और लगातार हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, कहां तक पहुंचा काफिला? मध्य प्रदेश की सीमा में एंट्री करने में कितना वक्त बाकी है? देखिए, अभी करीबन 40 किलोमीटर 35 से 40 किलोमीटर दूर कोटा से अभी हम लोग हैं। तो मान के चलिए कि आधे से पौने घंटे के अंदर कोटा क्रॉस करेगा। उसके बाद जो एमपी का एक जो डिस्ट्रिक्ट आएगा और फिर उसके बाद झांसी करीबन 350 किलोमीटर के आसपास बता रहा है। तो आप मान के चलिए कि 4 से 5 घंटे, मतलब सुबह की जो होते जो काफिला है अतीक अहमद का, वो जो है यूपी के अंदर एंट्री कर देगा।
काफिले के अंदर अभी तक जो देखा जा रहा है कि गुजरात जब से छोड़ा है काफिले ने, उसके बाद से राजस्थान पुलिस का कंटिन्यू उनको पायलटिंग मिल रहा है। हर टोल टैक्स पे पुलिस जो है और जो वो कर्मी है उन लोगों ने टोल को खोल के रखा हुआ है और बिल्कुल बिंदास तो ये हाईवे से जो काफिला है वो यूपी की तरफ बढ़ रहा है। ये मान के चलिए कि कल दोपहर तक 1 से 2 बजे तक अगर हो सकेगा, जिस स्पीड में और जिस तरीके से ये गाड़ी को चलाया जा रहा है काफिले को, उस तरह से लग रहा है कि कल दोपहर 1 से 2 बजे तक प्रयागराज पहुंचा दिया जाएगा, उसमें कोई दो शक नहीं है। जी ठीक है, आप जैसा कि बता रहे हैं कि अभी कुछ वक्त और लगेगा और उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री करने को लेकर भी कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे तक एंट्री हो जाएगी। लेकिन अभी तक का जो सफर आपने तय किया है, कितनी बार ये काफिला रुका, किस किस वजह से रुका, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले गुजरात से जब ये काफिला निकला है तो करीबन 9:08 के आसपास, मतलब परफेक्ट टाइम तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन 9 बजे के बाद 9 और 9:15 के बीच में ये काफिला सबसे पहले रुका है। उस टाइम पे जो अतीक अहमद ने ये काफिला रुकवाया था, उसे जो लघु शंका की बात थी और जो उसको वॉशरूम जाना था उसको लेके उसने ये काफिला रुकवाया था। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये काफिला जो है वो आपका जो फ्यूल है वो फ्यूल गाड़ी में भरवाया गया है। दोनों गाड़ियों में, जो दोनों बंकरबंद गाड़ियां हैं, जो ब्रज जो है उसमें फ्यूल भराया गया है। उसके बाद ये काफिला एक मात्र 2 मिनट के लिए एक जगह रुका है जहां पे ड्राइवर की अदला बदली चेंजिंग किया गया है और उसके बाद और एक जगह पे मात्र 30 सेकंड के लिए, जो बिल्कुल अभी आधे पौने घंटे पहले रुका है। तो कह सकते हैं कि जो सब मोटा मोटी जो काफिला है, सबसे पहले ये काफिला अतीक अहमद ने रुकवाया है और अतीक अहमद ने ये काफिला जो है वो वॉशरूम के लिए, उसके बाद एक फ्यूल के लिए और एक ड्राइवर चेंजिंग, मतलब तीन बार ये काफिला अभी तक रुका है। और करीबन 5 बजे से हम मान के चलिए 5 साढ़े 5 बजे से ये कंटिन्यू 10 घंटे साढ़े 10 घंटे होने आए हैं और कहीं पे भी किसी चीज़ का खाने पीने या किसी चीज़ के लिए इसको रोका नहीं गया है। गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है, राजस्थान पुलिस भी पायलटिंग दे रही है और साथ ही साथ अभी ये लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यूपी में एंट्री कर लिया जाए। जी अच्छा नवीन, अभी तक जो एंट्री हो रही है टोल पर, अभी तक तो सभी टोल फ्री कर दिए गए हैं कोटा तक के लिए, लेकिन कोटा से जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की सीमा में एंट्री करेगा, आगे की क्या स्थिति रहेगी, कुछ जानकारी आप तक मिली हो? जी अभी तक ये आगे एमपी में क्या होने वाला है इस तरह की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि एमपी में बहुत ज़्यादा ये रन है नहीं, एमपी में आधे से 1-1.5 घंटे का रन रहेगा, उसके बाद सीधा यूपी के अंदर एंट्री करेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो कोटा से जो सीधा निकलेगी गाड़ी और हो सकता है कोटा में कहीं रोका जाए और उसके बाद सीधा ये झांसी में ही एंट्री करे, इस तरह की आशंका है। लेकिन फिलहाल एमपी को लेकर कोई समाचार नहीं आ रहा है, कोई न्यूज़ नहीं है कि एमपी को लेकर कोई टोल टैक्स फ्री किया गया है, कि कोई पुलिस का पायलटिंग मिलेगा, इस तरह की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ठीक है नवीन, और उसके बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी उसे लेकर तमाम तैयारी तो पहले से कर ली गई होगी, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस भी क्या एस्कॉर्ट करेगी उस दौरान काफिले को? जब मध्य प्रदेश में एंट्री होगी, आपने बताया कि 1 से 1.5 घंटे का ही वैसे तो ये वक्त होगा, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि गुजरात पुलिस भी बॉर्डर तक के लिए एस्कॉर्ट करने के लिए साथ में आई थी और उसके बाद आगे राजस्थान की पुलिस का सहयोग हमने देखा। लेकिन अब आगे मध्य प्रदेश में जो एंट्री होगी, कुछ जानकारी मिली हो इस बारे में? देखिए, थोड़ा सा मैं आपकी बात को सुधारना चाहूँगा। गुजरात पुलिस ने कोई पायलटिंग नहीं दिया था, गुजरात पुलिस की कोई गाड़ी उदयपुर तक नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ यूपी की जो गाड़ियां थी वही आई थी। हाँ, लेकिन राजस्थान में जैसे कि एंट्री हुई है डूंगरपुर में, मतलब कि ये यूपी पुलिस की गाड़ी का, तब से अभी तक हम देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस पायलटिंग दे रही है। अब बात रही मध्य प्रदेश की, तो अब जो आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के बैठे हैं लखनऊ में या फिर प्रयागराज में, वो लोग किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एमपी पुलिस से मदद मांगी है कि नहीं मांगी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान
और गुजरात बॉर्डर में ज़्यादा कुछ फर्क था नहीं, 1.5 से 2 घंटे का रन था जो काफ़ी इजीली और इन लोगों ने क्रॉस कर दिया था। लेकिन जो राजस्थान का जो रन है वो काफ़ी लंबा था, क्योंकि डूंगरपुर से स्टार्ट होता है और करीबन आप मान के चलिए कि शिवपुरी जो एमपी है उसके पहले तक, मतलब ये गाड़ी 8 से 9 घंटे के आसपास राजस्थान में चलने वाली थी। तो राजस्थान पुलिस ने करीबन अभी तक हमने देखा है कि राजस्थान की 7 से 8 गाड़ियां बदली गई है हर तहसील में, मतलब जैसे जैसे उनका जो जुडिशियल आ रहा है उसके हिसाब से गाड़ियां भी बदली जा रही है और पायलटिंग भी बदला जा रहा है जी। और साथ ही नवीन, आप जिस गाड़ी में मौजूद हैं, आगे काफिला चल रहा है, कुछ मीडिया की गाड़ियां भी चल रही होंगी, क्या रफ्तार होगी इस वक्त गाड़ियों की? बिल्कुल, देखिए गाड़ियों की जो अभी रफ्तार है, मैंने बताया कि 80 से ज़्यादा 80 मैक्सिमम 80 के आसपास स्पीड में गाड़ियां चल रही है। और इसी हिसाब से देखा जाए तो गाड़ियां की जो स्पीड है उस हिसाब से ही मतलब ये जो समय है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि ये मान के चलिए आपके जो अब यहाँ से करीबन झांसी 300-325 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, और उसके बाद प्रयागराज है। अब वो कौन से बुंदेलखंड हाईवे से वाया चित्रकूट जाते हैं, कौन सा रास्ता ये यूज़ करते हैं वो देखने की बात है। लेकिन ये मान के चलिए कि यूपी में एंट्री होने के बाद ज़्यादा समय लगेगा नहीं पहुँचते। तो अभी 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक यूपी के अंदर एंट्री गाड़ी हो जाएगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इसी तरीके से गाड़ी को चलाया जा रहा है कि सुबह होते होते गाड़ी यूपी के अंदर एंट्री हो, क्योंकि वो खुद को सेफ भी महसूस करेंगे और उनको पुलिस बल भी एक्स्ट्रा मिलेगा। जिस तरह से हमारे अलग अलग संवाददाता जो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रिक्ट में, झांसी हो या बांदा हो या चित्रकूट हो या कहीं भी, हर जगह पे देखा जा रहा है कि पुलिस का जो काफिला है, पुलिस बैरिकेड लगा के बैठी है और वो इंतजार कर रही है कि कब यूपी एसटीएफ की जो टीम अतीक को लेने गई है और अतीक को लेके आएगी। 244 किलोमीटर 244 किलोमीटर यहाँ से शिवपुरी बता रहा है और 351 किलोमीटर, मतलब उससे 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपका झांसी बता रहा है। तो आप मान के चलिए कि शिवपुरी पहुँचते मतलब एमपी पहुँचते आप अभी भी 3 घंटे लग सकते हैं। तो फिलहाल जो टाइम हो रहा है 3 बजे के, तो 6 बजे तक एमपी, 6-6:15 तक एमपी में पहुँच जाएंगे जी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार काफिले के साथ आप मौजूद हैं। रक्सा टोल प्लाजा पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी अमित गंजू। सीधा अमित के पास चलते हैं। अमित, कितना वक्त यहां पहुंचने में लग सकता है इस काफिले को, कोई अनुमान आप लगा पाए? और कितनी अलर्टनेस वहां पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतीक का काफिला इसी रास्ते से, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको जरा पैन करें, यही वो जगह है रक्सा। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के अंदर आने के लिए जो रूट तय हुआ उसमें ये अभी से देखिए हाफ बैरिकेटिंग लगा दी गई है और पूरे एरिया के जो पैसेज है इसमें सिर्फ जो बड़े व्हीकल्स को है एक तरह से पैसेज पार्ट्स आउट दे रहे हैं और 2 को पूरा स्पेयर रखा है। ये जो ठीक सामने का आप ये पूरा पैसेज देख रहे हैं जिसमें दो फ्रंट के पैसेजिंग को पूरा स्पेयर करके रखा हुआ है ताकि इससे किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो। और पुलिस की जो टीम है अभी से अलर्ट हो गई, हालांकि अभी 3-3:15 बजे पुलिस के ऑफिसर्स देखे कैसे अभी से यहाँ खड़े हुए हैं, हालांकि कहीं ना कहीं इनको कोई निर्देश मिला है, उसके बाद से अलर्ट मोड पे हैं। और सुबह के 3:30 बजे सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स कैसे यहाँ खड़े हुए और अपनी ड्यूटियों पर मुस्तैद हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने के बाद से किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस मिली हैं और यही कमोबेश स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के हर उस जनपद में और हर थाना क्षेत्र में देखने को मिलेगी जहां जहां से ये काफिला निकलेगा। अगर यहां से बात करें, रक्सा से बात करते हो झांसी, झांसी के बाद चिरगांव के बाद मोट, पूंछ, उसके बाद 8 से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड पे जालौन का पैसेज को पार करने के बाद एक पैसेज पूरा आता है जिसपे हमीरपुर का, जिसे राठ कहते हैं, राठ के बाद महोबा के बाद फिर बांदा, चित्रकूट, उसके बाद प्रयागराज, यानी सारे क्षेत्र जो पड़ते हैं। ये पूरा स्ट्रेच अगर यहां से बात की जाए लगभग 500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 438 किलोमीटर का स्ट्रेच जो उन्होंने प्लान यहां से तैयार किया है। और यहां से इसी जगह से फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको लगा, ये जीप को रिजर्व रखा है, यही जीप यहाँ रक्सा से लेके झांसी और झांसी के बाद जितने भी थाने पड़ेंगे उसमें एक एक करके वो जीप्स चेंज होती रहेंगी और एक स्पेयर टीम लगाई गई है जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उसको पूरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखते जाएगा। चाहे वो झांसी की हम बात करें, चाहे हम जालौन की बात करें, हम चाहे हमीरपुर की बात करें, महोबा की बात करें, चित्रकूट, बांदा और अप टू प्रयागराज, और इन सब के बीच
सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है। पुलिस के ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए। ऐसा माना जा रहा है कि 6:30 और 7 के आसपास तक पहुंच सकता है, क्योंकि शाम को हर सूरत में इनको 6 o'clock तक यानी 6 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे की बात करें 11 o'clock कोर्ट पहुंचना है तो 6 बजे तक को इनको जो कारागार है उसमें नैनी कारागार है वहां पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर टाइम का प्लस माइनस थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, क्योंकि अभी तक तो जो भी सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं, पुलिस की जो टीम लगाई गई है, जो उन्हें गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुसार जो टाइमली चल रहे हैं, उनको एक्सपेक्टेशन जो टाइम है 4 o'clock से 5 o'clock के आसपास तक एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि उस टाइम तक वो प्रयागराज पहुंचेंगे। इन केस रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि मशीनरी है, कहीं फ्यूल है, चेंज में टाइम लगता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जिस स्पीड से चल रही है, जिस स्पीड से शाम को 5:40 पे वहां के साबरमती के गेट से निकली थी पूरी टीम, जिसमें एक SHO ऑफिसर है और एक दो SI हैं, 20 वो कांस्टेबल्स हैं जो 2016, 2019, 2021 बैच के सिपाही हैं, सब ट्रेन्ड हैं, आर्म्ड पुलिस फोर्स के सिपाही हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा सिपाही नहीं रखा जिसकी एज 35 से ज्यादा हो, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और उसके बाद यहां तक कि जो मोबाइल्स थे, जो कांस्टेबल्स ड्यूटी पे थे, उनके मोबाइल्स को भी एक जगह ड्राइवर और एक SI के पास रखा है। ड्राइवर टू ड्राइवर आपस में बात कोऑर्डिनेशन करने के लिए रखा है। और आगे की जो गाड़ी में, जिसमें चेंजिंग ऑफ व्हीकल, जो जिसमें बोलेरो गाड़ी में चल रहे हैं, उसमें उनके पास जो SHO है, जो पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर गए हैं रिजर्व फोर्स के, उनके पास है आपस में कोऑर्डिनेशन। इतना इसको सीक्रेट रखा गया कि ताकि किसी प्रकार की कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, जिसका विशेष ध्यान रखा गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को अब एक एक्सपीरियंस हो चुका था, क्योंकि अगर बात की जाए रोपड़ जेल से लेकर बांदा तक की जेल का मुख्तार अंसारी के प्रकरण में एक स्टेप बाय स्टेप उसकी स्क्रीनिंग की गई, ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया, तो कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट का ही है असर देखने को मिल रहा है। कि इतना आप सुबह का 3 बजे का है, अगर भोर भी नहीं कह सकते, आधी रात से पुलिस ऑफिसर कैसे देखे। मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए एक एक चीज पर नजर बनाए, यहाँ तक कि मोबाइल पे कौन से व्हीकल्स हैं, कौन सा आ रहे हैं, किस नंबर के व्हीकल्स, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और रक्सा थाने का फोर्स यहाँ मुस्तैद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी शीना। बिल्कुल। और अमित जी, इंफॉर्मेशन एक और चीज मिल रही थी कि यहाँ पर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आसपास के इलाके हैं, उनके थानाध्यक्षों को भी अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो लोकल पुलिस रहेगी उसकी भी मुस्तैदी हमें नजर आएगी, ये तो तय है। लेकिन थानाध्यक्षों को जिस तरह से अलर्ट किया गया है, उसे लेकर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। जो रूट्स पे पुलिस रहेगी, या जो एस्कॉर्ट करेंगे, या जो सिक्योरिटीज में रहेंगे, या जो डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस के साथ पुलिस चल रही है, उसके अलावा पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन चेंज आउट करने के लिए पूरा इसको प्रोविडेंट बनाया गया है। अगर हम बात करें इस हाईवे के, जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत 23 थाने टोटल पड़ रहे हैं अप टू प्रयागराज। अगर बात की जाए, माफी चाहूंगा, अप टू चित्रकूट 23 थाने पड़ रहे हैं, जिनकी फोर्स को भी रिजर्व किया गया। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट को, इनमें 2 ADG जोन के क्षेत्र लग रहे हैं। इसमें एक ADG जोन कानपुर का, जो इस झांसी से स्टार्ट होता है और वो जालौन के एक बॉर्डर तक आके वाइंड अप हो जाता है। उसके बाद हमीरपुर, महोबा और उसके बाद चित्रकूट, बांदा एंड चित्रकूट अप टू प्रयागराज, ये ADG प्रयाग के जोन में आता है। इन दोनों के ADG जोन्स ने एक साथ बैठ के इस पे पूरा वर्कशॉप किया, क्योंकि निश्चित तौर पे पुलिस के मुखिया की भी ये निर्देश थे कि आपस में समन्वय अच्छा बना रहे, ताकि इस कोऑर्डिनेशन में किसी प्रकार से कोई वीकनेस हो, चीजें ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, चीजों को। जी अमित, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है, और ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमें बता रहे थे, राजस्थान के बूंदी में काफिला है इस वक्त। जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, शिवपुरी से करीब 235 किलोमीटर दूर है ये काफिला। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को लाया जा रहा है और ये शिवपुरी होते हुए यूपी में एंट्री करेगा। मध्य प्रदेश में पहले एंट्री होगी और 1 से 1.5 घंटे का सफर मध्य प्रदेश में तय किया जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी। और हमारे सहयोगी अमित वहीं पर मौजूद थे जहां पर यूपी में एंट्री काफिला करेगा। उसी टोल पर, रक्सा टोल पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लाया जा रहा है। शिवपुरी होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा ये काफिला। अतीक अहमद का ये काफिला, जो अतीक अहमद को लाया जा रहा है, पुलिस का ये काफिला तो कोटा पहुंचने वाला था अतीक का काफिला, लेकिन अब जो अपडेट मिल रही है, शिवपुरी से करीब 235 किलोमीटर दूर है, मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाला है और कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक का ये काफिला चल रहा है। हमारे सहयोगी अमित लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ और वहीं पर मौजूद हैं। अमित,
आपने दिखाया रक्सा टोल पर, वही वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी इस काफिले की, यानी कि मध्य प्रदेश से शिवपुरी से जब ये काफिला आगे बढ़ेगा तो वहीं से एंट्री होगी। आप बता रहे थे यूपी में अलर्टनेस को लेकर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए शिनोन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, मैं अपने कैमरामैन से फिर कहूंगा थोड़ा सा इसको क्लोज करने की। हम जो हमारे करोड़ों दर्शक हम पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को मिनट बाय मिनट या स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सुबह से जो चल रहा है उसमें दिखाने का। देखिए ये वो जगह है, ये 2 पैसेजेस, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, ये 2 पैसेजेस हैं जिनके माध्यम से ये जो गाड़ियों के काफिले को निकाला जाएगा। अभी उसको लेकर टोल पे इंफॉर्मेशन ये है कि जिस दौरान वो यहाँ से 40 किलोमीटर बैक साइड पे होंगे, 40 किलोमीटर का दिया है, उसके बाद से इन दोनों पैसेजेस को साइड्स रोक करके इनको स्ट्रेट निकालेगा। फिर मैं कैमरामैन को पीछे का पूरा दृश्य दिखाइए। पूरे जितने जो आमतौर पर ट्रक सब खड़े रहते हैं साइड में, सबको लेफ्ट हैंड साइड कर दिया गया है। पूरे पैसेज को अभी से क्लियर करके रखा गया है, और यहाँ तक कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे जो रक्सा थाना है, और उसके बाद जो फिर कोतवाली का लगता है, नवाबाद, इन थानों को जो आउटर होते हुए चिरगांव तक सारे पुलिस ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि 4:30 AM के बाद से अलर्ट मोड पर रहेंगे। यानी पुलिस के वो जवान जो इस थाना क्षेत्र के हों या संबंधित थाना क्षेत्र के हो, या जहां से फ्लीट निकल रही, उन थाना क्षेत्रों को अपनी ड्यूटीज बता दी गई हैं, और एक क्षेत्राधिकारी लेवल के अधिकारी को बताया गया है कि इसकी पूरी रिपोर्ट्स तैयार करें कि ड्यूटी पे 3 घंटा पहले सबको पहुंचना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 7 o'clock के 6:30 to 7 o'clock के आसपास यहां से निकलने की बात समझ आ रही है, क्योंकि लगभग 220 किलोमीटर के आसपास का अभी जो हमारे पास सूचना लगी है कि 220 किलोमीटर के आसपास अभी और बैक साइड पे, और जबकि इनको यहां आने में 3 to 4 आवर्स का टाइम लग सकता है। और इन सब के बीच यहां से अगर बात की जाए तो यहां से भी 6 घंटे का पूरा एक वो मामला लगा, मतलब टोटल 7 से 8 घंटा लगेगा, क्योंकि यहां से उस एक्सप्रेस के जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के पैसेज को देखा जाए तो 1.5 घंटे का वो स्ट्रेच है, और उसके बाद जो 200 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है उस पर टाइम लगेगा, और आगे फिर चित्रकूट टू इलाहाबाद प्रयागराज तक का, यानी इन पूरे में ऐसा माना जा रहा है 7 घंटे ऊपर लग सकते हैं। ये जो प्लान ऑफ एक्शन का तैयार किया, जो हमारे सोर्सेस की बात है कि 4 बजे तक एक्सपेक्टेड टाइम है, जैसा कि पूर्व मैंने शीनम जी आपको बताया था कि 4 o'clock तक एक्सपेक्टेड इवनिंग में ये वहां पहुंचेंगे, और इसी दौरान जो बरेली का भी जेल से भी जो निकले उनको क्लब करके वहां सीधे पहुंचाया जाएगा इन दोनों को। अब क्योंकि ये पूरा अलग ट्रैक है, ये अलग बरेली जेल से, ये अलग पूरा विजन है, अमित जी बरेली जेल से जो अशरफ को लाया जाना है उसे लेकर भी एक बार विस्तार से बताइएगा कि कितने बजे वहां से वो काफिला निकलेगा और प्रयागराज वो कितने बजे तक पहुंचेगा, अशरफ को जो लाया जाएगा पुलिस की ओर से। देखिए अगर बरेली की बात की तो बरेली में ऐसा माना जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग वहां से उनको निकाला जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है 10:30 के आसपास वहां से निकाला जाएगा। क्योंकि बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली से सीधे शाहजहांपुर, हरदोई के बाद लखनऊ के बाद वो प्रयागराज के रूट पर पूरा रायबरेली को रास्ते से भी निकल सकता है, उसमें भी 2 रूट्स पूरे बने हुए हैं, उसको लेके भी सुरक्षा के